नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म करियर टीवी पर। तो जैसा कि हम लोग आज से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारी क्लासेस रहेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जो आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको शुरू करने वाले हैं। तो देखो साथियों कि बीएससी एग्रीकल्चर की जो क्लासेस हैं, आपको आज से बिल्कुल निरंतर क्लासेस मिलती रहेंगी, जिसके माध्यम से आप लोग अपने बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो देखो भैया, ज्यादा आप लोगों को टाइम ना लेते हुए आप लोगों को बताते हैं कि आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, पहले हमारा जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वह कौन सा है? फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी। सेकंड मतलब रबी रबी फसल, अर्थात क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, रबी क्रॉप्स का जो सब्जेक्ट है हमारा, उससे संबंधित आज हम लोग यहाँ पर 40 क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हल करने वाले हैं प्यारे साथियों। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली अनाज फसल है। भारत में जो सबसे अधिक अनाज की फसल उगाई जाती है प्यारे साथियों, वो कौन सी फसल है? बताएंगे इसका आंसर। जो भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली अनाज की फसल है प्यारे साथियों, वो कौन सी है? तो इसका प्यारे साथियों आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं। बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पर गेहूं की जो फसल है भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली अनाज की फसल है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में प्रोटीन जो प्यारे साथियों पाया जाता है, वह कितना पाया जाता है? तो गेहूं में जो साथियों प्रोटीन पाया जाता है, या 10 से 12%, 40 से 60%, या 60 या 90 से 100%, या 20 से 30%। तो प्यारे साथियों, गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वह कितना पाया जाता है? 10 से 12% पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पर गेहूं में प्रोटीन 10 से 12% पाई जाती है, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, गेहूं को भी कहा जाता है, गेहूं जो फसल है उसको क्या कहा जाता है? अनाजों का राजा कहा जाता है, अनाज मंत्री कहा जाता है, या अनाज की रानी कहा जाता है, या गरीब आदमी का अनाज कहा जाता है? गेहूं को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो याद रखेंगे, गेहूं को अनाज का राजा कहा जाता है। गेहूं को अनाज का राजा कहा जाता है। गेहूं जो है प्यारे साथियों, उसको अनाजों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय गेहूं और जौ संस्थान स्थित है। भारतीय गेहूं और जौ संस्थान कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? बताएंगे इसका आंसर आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से। भारतीय गेहूं और जौ संस्थान जो है प्यारे भाइयों, कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है हमारा, कहाँ पर? करहल और हरियाणा में। कहाँ पर? करहल और हरियाणा में स्थित है प्यारे साथियों। करहल में क्या स्थित है? गेहूं। गेहूं के लिए करहल में, और जौ के लिए कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। बिल्कुल याद रखेंगे इसको बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर है, भारत मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है। भारत जो देश है वह कितने मिलियन गेहूं का उत्पादन करता है? कितने मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है प्यारे साथियों? तो भारत देश 85 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है प्रतिवर्ष। भारत जो है 85 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है प्यारे साथियों प्रतिवर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं की उत्पादकता भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? गेहूं की जो उत्पादकता है प्यारे साथियों, वह भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक है प्यारे साथियों? क्या महाराष्ट्र है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल, या फिर उड़ीसा? क्या गेहूं की जो उत्पादकता है भारत में सबसे अधिक किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा? तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पंजाब भारत में किस नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर है। किस नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर है। और फर्स्ट नंबर पर गेहूं उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? तो पहले नंबर पर प्यारे साथियों कौन सा है? फर्स्ट किसका स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी पंजाब बिल्कुल राइट होने वाला है यहाँ पर। अच्छा, तीसरा कौन सा है भैया? यहाँ पर बता दो आप लोग। जो तीसरा है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा हरियाणा। कौन सा है? तीसरा है हरियाणा। इसको भी याद रखोगे। गेहूं उत्पादन में हरियाणा तीसरे नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, और पंजाब दूसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं के लिए अनुशंसित उर्वरक की मात्रा होती है। गेहूं में कितने उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों? बताएंगे इसका जवाब फटाफट।
तो गेहूं में जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है कितना, 120 60 40, मतलब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। एनपीके की मात्रा गेहूं में कितनी दी जाती है, एनपीके की मात्रा, किसकी मात्रा, एनपीके की मात्रा जो गेहूं में दी जाती है 120 40, सॉरी 120 और 60 और 40, कितनी, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास दी जाती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, रबी मौसम की दाल का उल्लेख कीजिए। जो रबी मौसम में उगाई जाने वाली दाल की फसल है प्यारे साथियों कौन सी है, इसका भी आंसर बताएंगे फटाफट आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाले हैं भैया। देखो, रबी के मौसम में दाल की फसल का उल्लेख कीजिए, तो रबी के मौसम की जो दाल की फसल है प्यारे साथियों वह कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी ऑप्शन बी, हरा चना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं की उत्पत्ति, गेहूं की जो उत्पत्ति स्थान है वह कौन सा है प्यारे भैया, बताओ। दक्षिण पूर्व एशिया या फिर दक्षिण पश्चिम एशिया, अमेरिका और भारत तो होगा नहीं। तो गेहूं की जो उत्पत्ति हुई वह कहां से हुई प्यारे साथियों, यह जो हुई थी दक्षिण पश्चिम एशिया से हुई थी। कहां से हुई थी प्यारे साथियों, जो हुई थी दक्षिण पश्चिम एशिया से हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं का परिवार, गेहूं जो है वह किस कुल का पौधा है, अर्थात किस परिवार का पौधा है, गेहूं किस कुल का पौधा है प्यारे साथियों, बताएंगे इसका आंसर आप लोग जबरदस्त तरीके से। गेहूं जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गेहूं किस कुल का पौधा है, तो ग्रेमनी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, तो आप लोग इसको क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे, बता दो आप लोग फटाफट। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है स्टिग्मम होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के 3 मुख्य उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है भैया, तो बता दो इसका आंसर फटाफट। तो इसका आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। इधर उत्तर प्रदेश नंबर पर आता है, पहले नंबर पर है, पंजाब सेकंड है और हरियाणा जो हमारा है वह स्थान पर रहता है। सीरे का प्रयोग मुख्यतः बनाने के लिए किया जाता है। जो सीरा है उसका प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है साथियों, बताएंगे आंसर। सीरा का प्रयोग मुख्यतः क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सीरे का जो प्रयोग किया जाता है वह शराब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। सीरे का प्रयोग मुख्यतः शराब बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं की मूल जड़ें हैं, गेहूं की जो मूल जड़ें हैं बेटा वह क्या है, अस्थायी है, स्थायी है, स्थिर जड़ें हैं या गैर निश्चित जड़ें हैं। गेहूं की जो मूल जड़ें होती हैं साथियों वो कैसी जड़ें हैं, तो यह एक अस्थायी जड़ें हैं। कैसी जड़ें हैं, अस्थायी जड़ें हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ से आपका। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मार्कोनी गेहूं को के रूप में जाना जाता है। मार्कोनी गेहूं जो होता है उसको किस रूप में जाना जाता है प्यारे साथियों, ट्रिटिकम, ड्यूरम, ट्रिटिकम, डिकोकम, सोनालिका या आम रोटी गेहूं के रूप में जाना जाता है, बताएंगे। मार्कोनी गेहूं को किस रूप में प्यारे साथियों जाना जाता है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम के रूप में जाना जाता है। मार्कोनी गेहूं को ट्रिटिकम ड्यूरम के रूप में जाना जाता है प्यारे साथियों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16, गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए सबसे आवश्यक अवस्था है। गेहूं की जो फसल है उसकी सिंचाई के लिए सबसे प्रमुख अवस्था क्या रहती है भैया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, CRI चरण। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। CRI चरण जो होता है गेहूं की सिंचाई का प्रमुख समय होता है, तो बिल्कुल राइट रहेगा आंसर ऑप्शन डी, CRI चरण। गेहूं का बौनापन एक जीन के कारण होता है। गेहूं का जो प्यारे साथियों बौनापन होता है वह किस एक जीन के कारण होता है, यह जो प्यारे साथियों जीन कौन सी है, बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, नोरिन 10। नोरिन 10 के कारण गेहूं क्या होता है, बौना हो जाता है। गेहूं का बौनापन किसके कारण होता है, नोरिन 10 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, गेहूं के फूल वाले भाग को कहा जाता है।
गेहूं का वह भाग जहां पर फूल आता है उस भाग को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तना कहा जाता है, कान कहा जाता है, ताज कहा जाता है या फिर पैकिनल कहा जाता है। गेहूं के फूल वाले भाग को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है प्यारे साथियों, तो कान और सिर कहा जाता है, कान अथवा सिर कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं के दाने की केंद्रीय वक्र अक्ष को के रूप में जाना जाता है। गेहूं के दाने का जो केंद्रीय वक्र अक्ष होता है उसको किस रूप में जाना जाता है प्यारे साथियों? तो बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या रहने वाला है? रूट, क्राउन, रचिसो या कोई नहीं। तो गेहूं का जो केंद्रीय वक्र अक्ष होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? उसको रचिसो रूप में जाना जाता है। किस रूप में? रचिसो के रूप में जाना जाता है भैया। 19 का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सूरजमुखी के विकास के लिए पीएच रेंज आदर्श है। जो सूरजमुखी होता है उसके विकास के लिए कितने पीएच मान की आवश्यकता होती है? कितने पीएच की आवश्यकता होती है? बताएंगे इसका आंसर फटाफट आप लोग। सूरजमुखी के लिए कितने पीएच की आवश्यकता होती है? तो प्यारे साथियों कितने पीएच की? 6.5 से 8.5। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। सूरजमुखी के विकास के लिए कितने पीएच की आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता जो होती है 6.5 से 8.5। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। याद रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 21, तोरी सरसों के लिए इष्टतम दूरी होती है। तोरी सरसों जो साथियों बोई जाती है उसके लिए इष्टतम दूरी क्या मानी जाती है? बताएंगे इसका आंसर फटाफट। क्या होती है? 35 गुणे 15 से 20 सेंटीमीटर, 30 गुणे 15 से 20 सेंटीमीटर, 30 गुणे 10 से 15 सेंटीमीटर या 40 गुणे 10 से 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों बताएंगे तोरी सरसों के लिए जो इष्टतम दूरी होती है वह कौन सी दूरी होती है प्यारे साथियों? तो कौन सी होती है? ऑप्शन सी 30 गुणे 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी इष्टतम दूरी मानी जाती है। अर्थात ये दूरी क्या होती है? महत्वपूर्ण दूरी होती है, महत्वपूर्ण दूरी होती है। याद रखेंगे इसको भैया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? जौ में प्रोटीन की मात्रा होती है। जौ के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है प्यारे साथियों? बताएंगे आप लोग। इन क्वेश्चनों को हम आपको रटवाकर ही मानने वाले हैं भैया। तो जौ में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है बताएंगे आप लोग। जौ के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है कितना पाया जाता है? वह कितना पाया जाता है? 10 से 12% पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जौ में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह 10 से 12% होती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में गन्ना उत्पादकता सबसे अधिक होती है? भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है प्यारे साथियों? बताएंगे आप लोग। तो भारत में गन्ने का उत्पादन कहां पर किया जाता है? अगर गन्ने की बात हो तो हम तुरंत आंखें मूंद कर उत्तर प्रदेश ऑप्शन जो होगा उसी को टिक कर देंगे। हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा वहां पर। देखो, बरानी सरसों के लिए उर्वरक की मात्रा किलोग्राम, यहां पर किग्रा है। बरानी जो सरसों है उसके लिए उर्वरक की मात्रा अर्थात एनपी को प्रति हेक्टेयर की दर से ज्ञात करना है कि कितनी एनपीके वहां पर देनी चाहिए। किस फसल में? बरानी सरसों में। बरानी सरसों में एनपीके की मात्रा कितनी देनी चाहिए साथियों? बताएंगे आप लोग। बरानी सरसों के लिए एनपीके की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? 30-20-20। कितनी होती है? ऑप्शन बी 30-20-20 जो कि बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। 30 क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। 30 एन, 20 पी और के कितनी? 20। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास देंगे यहाँ पर। आगे देखो, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक का राज्य कौन सा है साथियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चावल उत्पादन के लिए किसको लगाएंगे साथियों? पश्चिम बंगाल को लगाएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? जौ के बीज की दर प्रति हेक्टेयर है। जौ जो होता है उसकी प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है प्यारे साथियों? जौ की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? 400 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या फिर 100 किलोग्राम या फिर 1000 किलोग्राम? तो किसकी पूछी गई है? जौ की बीज दर। भैया जौ की जो बीज दर होती है प्यारे साथियों वह कितनी होती है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अर्थात इसको 1 क्विंटल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके सामने, जौ की 2 किस्में हैं। इसमें से कौन सी जो 2 किस्में दी हुई हैं जो जौ की हैं? क्या है? भूखी कम, पतवार, ओवल, राउंड, हल्के अथोक या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो साथियों आंसर राइट होगा वह कौन सा हो जाएगा, जो कि कौन सी किस्में हैं, भूसी कम और पतवार। ये जो हमारी दो किस्में हैं यह किसकी साथियों किस्में हैं, जौ की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं, जौ की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तोरी सरसों के बीज दर। तोरी सरसों की जो बीज दर है वह कितनी, तोरी सरसों की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी पड़ती है, किसकी बीज दर पड़ती है, तोरी सरसों की भैया। तो तोरी सरसों की जो बीज दर पड़ती है यहाँ पर कितनी पड़ती है, यह जो पड़ती है 4 से 6 किलोग्राम। कितनी, 4 से 6 किलोग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तोरी सरसों की बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपलब्ध करवाई जाती, डाली जाती है, पड़ती है। जौ का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर होता है, जौ का जो औसत उत्पादन होता है प्यारे साथियों वह कितना होता है, इसका आंसर देंगे फटाफट। तो इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा, 3 से 3 पॉइंट टन प्रति हेक्टेयर। जौ का जो औसत उत्पादन होता है वह कितना होता है, 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जौ का उद्गम केंद्र है। जौ जो है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, जौ का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। जौ का उत्पत्ति स्थान या जौ का उद्गम स्थल कौन सा है भैया, तो कौन सा हो जाएगा जौ का, जौ की बात है तो एशिया लगा देंगे यहाँ पर। जौ की बात अगर आती है तो हम लोग यहाँ पर एशिया को लगा देंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जौ के पुष्प क्रम को रूप में जाना जाता है। जौ का जो पुष्प क्रम होता है उसको किस रूप में जाना जाता है साथियों, बताएंगे। जौ के पुष्प क्रम को किस रूप में जाना जाता है, तो कान के रूप में, पुष्प गुच्छ के रूप में, नोकदार चीज के रूप में, या स्थूल मंजरी के रूप में। तो भैया जो जौ का पुष्प क्रम होता है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसको प्यारे साथियों नोकदार चीज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। जौ के पुष्प क्रम को नोकदार चीज के रूप में जाना जाता है भैया, बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, अलसी परिवार से संबंधित है। अलसी जो है, अलसी का कौन सा परिवार है या अलसी का कौन सा कुल है, अर्थात अलसी किस कुल का पौधा है अथवा किस परिवार का पौधा है साथियों, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, लिनेसी या एस्ट्रासी। जो हमारा अलसी है यह किस कुल का पौधा है, तो यह किस कुल का पौधा है, यह जो साथियों पौधा है लिनेसी कुल का पौधा है। किसका, लिनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहने वाला है यहाँ पर। अलसी किस कुल का पौधा है, लिनेसी कुल का पौधा है भैया, याद रखेंगे जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 33, जौ की फसल को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जो हमारी जौ की फसल है वह किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाती है, किस प्रकार की जलवायु में साथियों उगाई जाती है, ठंडी एवं शुष्क जलवायु, गर्म आर्द्र जलवायु, सूखा एवं गर्म, अथवा ठंड। तो जो हमारी जौ की फसल होती है उसके लिए किस जलवायु की आवश्यकता होती है, या जौ की फसल को किस जलवायु में उगाया जाता है, तो इसको जो उगाया जाता है प्यारे साथियों ठंडी एवं शुष्क जलवायु में उगाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, जौ एक प्रकार का पौधा है जिसे समय समय पर प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो एक ऐसा पौधा है जिसको समय समय पर प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, छोटे दिन के प्रकाश की, लंबे दिन के प्रकाश की, दिन तटस्थ की, या ए और बी दोनों दिन की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा पौधा है इसको किस प्रकार की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकाश की आवश्यकता होती है, लंबे दिन के प्रकाश की आवश्यकता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, लंबे दिन के प्रकाश की आवश्यकता होती है यहाँ पर। जौ की बुआई की गहराई कितनी होती है, जो जौ की प्यारे साथियों बुआई की जाती है उसकी गहराई कितनी होती है, इसका आंसर देंगे आप लोग जबरदस्त तरीके से। 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर, या फिर 5 से 6 सेंटीमीटर, या 7 से 10 सेंटीमीटर। तो जौ की जो बुआई होती है प्यारे साथियों कितनी गहराई पर की जाती है, तो इसका जो आंसर होगा आंसर बी 3 से 5 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 3 से 5 सेंटीमीटर जौ की गहरी बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, जौ के अंकुर का शब्द है। जौ का जो अंकुर होता है वह किस शब्द का बना होता है, जौ का अंकुर किस शब्द का होता है, या जौ के अंकुर का शब्द कौन सा है, तो कौन सा भैया इसके जौ के अंकुरण को किस शब्द से जाना जाता है, तो कलम। किस नाम से, कलम नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। ल्यूसर्न का वैज्ञानिक नाम है, जो हमारा ल्यूसर्न का पौधा होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, किसका वैज्ञानिक नाम, ल्यूसर्न का वैज्ञानिक नाम प्यारे साथियों क्या होता है, तो बताएंगे इसका आंसर, तो बता देंगे कि सर
मेडिकैगो सैटिवा होता है। क्या होता है? ल्यूसर्न का जो वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे साथियों वह क्या होता है? तो आप लोगों का तुरंत आंसर आना चाहिए सर, मेडिकैगो सैटिवा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आप लोगों के सामने है, बताएंगे आंसर। जो कि लवण सहिष्णु किस्म है। जो लवण जो हमारा जो होता है उसकी लवण को सहन करने वाली प्रजाति कौन सी है, कौन सी किस्म है भैया? अंबर है, नीलम है, आरडी 137, क्या आरडी 137 या फिर आरडी 101, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है भैया? जो कि वह कौन सी इसमें से किस्म है जो लवण को सहन कर सकती है? तो प्यारे साथियों कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए अंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। जो कि लवण सहिष्णु फसल कौन सी है? अंबर फसल है। क्वेश्चन नंबर 39 जो में अच्छी वृद्धि होती है। जौ में जो अच्छी वृद्धि होती है वह कब होती है प्यारे साथियों? इसका भी आंसर बता दो आप लोग। जौ में अच्छी वृद्धि कब होती है? खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, रबी के मौसम में या प्री मानसून सीजन में, या प्री मानसून सीजन में। तो जौ की जो अच्छी वृद्धि होती है प्यारे साथियों वह कब होती है? तो यह जो होती है प्यारे साथियों कब होती है? यह होती है रबी के मौसम में। कब होती है? रबी के मौसम में। अर्थात जो किस मौसम की फसल है? रबी में। जो जौ की फसल है वह रबी की फसल इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है वह रबी के मौसम में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जौ के लिए आवश्यक तापमान। जौ की जो फसल होती है उसके लिए आवश्यक तापमान प्यारे साथियों कितना रहता है? बताएंगे आप लोग। 5 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जौ के लिए जो आवश्यक तापमान प्यारे साथियों होता है वह कितना रहता है? तो जौ के लिए आवश्यक तापमान 5 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 5 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल याद रखेंगे, अथवा सेल्सियस भी कह देते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हुआ तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी जिससे आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर